गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, जब हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो हमें जीवों की पहचान के साथ साथ उसके वर्गीकरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो हमने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जीवों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग पद्धति दी है। आज हम जो पद्धति को यूज करते हैं, अब देखिए वर्तमान में जो हम काम में ले रहे पद्धति वो कौन सी हमारे पास पंच जगत पद्धति, यानी कि संपूर्ण जीवों को 5 विभिन्न जगत में विभाजित किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे पहले सीधे ही पंच जगत पद्धति दे दी गई हो वर्गीकरण की। इससे पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताया। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। इन कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। 2 जगत में वर्गीकरण कर दिया संपूर्ण जीवों का। इसे हमने क्या कह दिया था, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। इसे हमने क्या कहा, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए, इस द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में इन्होंने जो 2 जगत दिए वो कौन कौन से दिए। पहला जगत तो उन्होंने दिया प्लांटी, और दूसरा जगत इन्होंने कौन सा दे दिया, एनिमेलिया। कि जो भी जीव है उन्हें कहा या तो वो पादप है या वो जंतु है। और मुख्य आधार क्या था इस चीज का कि भोजन स्वयं बना रहे और कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, सभी जीवों को प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत कर दिया। अब इस वर्गीकरण में कौन से जीव एक कोशिकीय है या कौन से जीव बहुकोशिकीय है या कौन से जीव प्रोकैरियोटिक है या कौन से जीव यूकैरियोटिक है, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो इसलिए कुछ समय के बाद इस वर्गीकरण पद्धति को कुछ समय के लिए तो काम में लिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेकल। तो क्या हुआ, सबसे पहले आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या दे दिया, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दे दी। फिर सेकंड जाके जो दूसरे साइंटिस्ट आए हेकल, उन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण जीवों को हम 2 जगत में वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कह दिया कि हम संपूर्ण जीवों को 3 जगत में वर्गीकृत करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया कि हम 3 जगत में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसे क्या कह दिया गया, त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति। त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति कि संपूर्ण जीव 3 विभिन्न जगतों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ, हमारे पास प्लांटी है और हमारे पास एनिमेलिया भी है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिकाएं, जो जीव प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इन्होंने क्या किया कि कहा कि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। सॉरी, जो एक कोशिकीय जीव है आपके ने कहा रख दिया, इसमें प्रोटिस्टा में। तो उन्हें क्या कहा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने इसे रख दिया। कुछ समय तक इसे काम में लिया गया, लेकिन फिर इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोपलैंड। इन कोपलैंड ने क्या किया, इन्होंने दी चतुर्जगत वर्गीकरण पद्धति। चतुर्जगत वर्गीकरण पद्धति। इस चतुर्जगत वर्गीकरण पद्धति में उन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण जीवों को 4 जगत में बांटा गया है। इन्होंने एक नया जगत और ऐड कर दिया जो नाम क्या था, मोनेरा। तो अब 4 जगत कौन कौन सी थी इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इसे भी कुछ समय तक काम में लिया गया। इसके बाद जो वर्गीकरण पद्धति काम में ली गई, कुछ समय तक काम में लेकर के इसे भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो हमारे पास सर्वाधिक यूज की गई, सर्वाधिक फेमस जो पद्धति थी वो कौन सी आई हमारे पास, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। यद्यपि इसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जो वर्गीकरण के लिए काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। यह जो वर्गीकरण पद्धति है किसके द्वारा दी गई, आर एच व्हीटेकर के द्वारा। साइंटिस्ट थे आर एच व्हीटेकर।
इस RH व्हिटेकर के द्वारा पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास संपूर्ण जीव कितने जगत में बांट सकते हैं हम? 5 जगत में। और वो 5 जगत कौन कौन से देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने क्या कहा, संपूर्ण जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो इन्होंने कौन सा नया जगत जोड़ दिया इसमें? फंजाई जगत इन्होंने जोड़ दिया। जबकि कॉपलैंड ने कौन सा जोड़ा था? मोनेरा। और हमारे हैकल ने कौन सा जोड़ा था? प्रोटिस्टा जगत को इन्होंने जोड़ा था। तो वर्तमान में जो हम वर्गीकरण पद्धति काम में ले रहे हैं जीवों के वर्गीकरण में, वो कौन सी है? पंच जगत वर्गीकरण पद्धति, और जो कि किसके द्वारा दी गई है? RH व्हिटेकर के द्वारा दी गई है। अब देखिए, हर वर्गीकरण पद्धति का कोई ना कोई आधार होगा। तो इन्होंने आधार क्या रखा था इस चीज का? देखिए आधार इन्होंने कहा सबसे पहले तो हम कोशिका को, कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, अथवा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, अर्थात कोशिका के प्रकार के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया। इसी के साथ इन्होंने कहा कि चलो कोशिका अगर सारी ही प्रोकैरियोटिक है या सारी ही यूकैरियोटिक है, तो उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं है, और है तो किस पदार्थ की बनी हुई है। तो यानी कि कोशिका के प्रकार को आधार बनाया, कोशिका की भित्ति को आधार बनाया। इसी के साथ उनके भोजन का तरीका कैसा है, भोजन किस प्रकार ये प्राप्त करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया आदि को उन्होंने क्या करा? आधार बनाया। और इस आधार को लेते हुए उन्होंने क्या कर दिया? जीवों का वर्गीकरण कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम किस तरीके से RH व्हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को अपनाया और किस तरीके से उन्होंने जीवों में वर्गीकरण किया, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हम पंचजगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है और क्या क्या इनके विभिन्न लक्षण है। ये चार्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जितना भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो इन्हीं पंच जगत के बारे में की सहायता से पढ़ेंगे और हम प्रत्येक जगत का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पंच जगत पद्धति के क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हमने देखा कि जीवों को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमने कहा मोनेरा, दूसरा जीव था इसमें प्रोटिस्टा, तीसरा जीव था इसमें फंजाई। फंजाई में किसको शामिल किया गया है? सारे के सारे कवक को। फिर हमने बात की थी, हमारे पास चौथा जगत था प्लांटी, जिसे हमने क्या कहते हैं? पादप जगत। और लास्ट कौन सा गया? पांचवा हमारा एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत। तो देखिए, ये हमारे पास 5 जगत थे इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब किस तरीके से इन्हें वर्गीकृत किया गया और किस तरीके से इनमें अंतर किया गया, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, किन किन लक्षणों को आधार बना करके इनका वर्गीकरण किया गया, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, अब हम इनमें डिफरेंस करने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरीके से इनमें वर्गीकृत इन्हें किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इन्हें वर्गीकृत किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? कोशिका के प्रकार के आधार पर, कि इनमें किस प्रकार की कोशिका है, इनके पास विकसित प्रकार की कोशिका है या इनके पास अल्प विकसित प्रकार की कोशिका है। तो केवल मोनेरा ही एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका को शामिल किया गया है। सारे प्रोकैरियोटिक जीव किसमें आ जाएंगे? आपके मोनेरा में। बाकी चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो और चाहे एनिमेलिया हो, इन चारों में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल की गई है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं शामिल की गई है। क्या कहा हमने कि मोनेरा में किस प्रकार की जीव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि असीम केंद्र की कोशिका। जबकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक से हमारा मतलब क्या है? जिनके पास केंद्रक पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। सारे दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इनके पास पाए जाते हैं। तो किस प्रकार की कोशिका हो जाएगी इन चारों के पास? यूकैरियोटिक प्रकार की इनके पास कोशिका
हो जाएगी। तो हमने पहला वर्गीकरण का इसमें आधार देख लिया कि कोशिका के प्रकार, कि किस प्रकार की कोशिका इनके पास है। क्लियर हो गया। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि इनके पास केंद्रक तो उपस्थित है लेकिन इनके पास केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या मतलब है कि जो केंद्रक झिल्ली है वो विकसित नहीं होती है और इनके पास धौरी केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि इनकी बात करें तो इनमें केंद्रक झिल्ली क्या होगी, आपकी उपस्थित होगी। इसके पास भी उपस्थित होगी, प्लांटी के पास भी होगी और एनिमेलिया के पास भी उपस्थित होती है। तो पहला हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। दूसरी बात हम करते हैं कि इनके पास जो कोशिका है वो किस प्रकार की कोशिका है। जो इनका शरीर है उनमें एकल कोशिका है या बहु कोशिका इनमें उपस्थित है। तो सेकंड जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था, काय की संरचना। काय दैट मीन शरीर। काय से क्या मतलब हो गया, शरीर से है। तो ठीक है, सेकंड क्या हुआ आपका कि काय की संरचना कैसी है। ये कैसे होती है आपकी, एक कोशिकीय। और प्रोटिस्टा में भी हमारे पास कैसी कोशिकाएं होती है, जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मोनेरा में एक कोशिकीय है उनकी एकल कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की। जबकि प्रोटिस्टा में जो एकल कोशिकीय जीव है उनकी कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक प्रकार की। और बाकी सारे के सारे जीव कैसे हो जाएंगे आपके, बहुकोशिकीय। और एनिमेलिया भी कैसा हो जाएगा आपका, बहुकोशिकीय। तो सबसे पहले हमने देखा कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, और चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। फिर हम इनमें बात करते हैं तीसरा, कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं है, और यदि कोशिका भित्ति उपस्थित है तो वो किसकी बनी हुई होती है। तो देखिए मोनेरा में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन इनके पास जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, आपकी एमिनो अम्ल की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जब हमने जीवाणु की संरचना पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है। प्रोटिस्टा में सामान्यतः कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमारे पास फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की। किसकी, यहाँ पे कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और प्लांटी में भी उपस्थित होती है लेकिन वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। जब हमने पादपों की कोशिका भित्ति पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन आदि उपस्थित होते हैं। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। ये जंतु और पादप में अंतर किया था तब भी हमने कहा था कि प्लांटी में तो क्या है, आपके पास सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं अगला। तो देखिए क्या कहा हमने, मोनेरा में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा में सामान्यतः उपस्थित नहीं होती है, केवल कुछ जीवों में उपस्थित होती है। कवक में किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। जबकि पादपों में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। और हमारे एनिमेलिया में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं पोषण की, किस प्रकार से पोषण ग्रहण करते हैं, इनके आहार का तरीका किस प्रकार का है। तो जो हमारे पास मोनेरा है ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और ये परपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि अपने कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं भी कर सकते हैं और किसी अन्य जीव के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। अगला देखिए, इनमें जो प्रोटिस्टा है ये भी आपके स्वपोषी भी हो सकते हैं और ये भी आपके परपोषी भी हो सकते हैं। लेकिन जो कवक है ये सदैव कैसे होंगे, आपके परपोषी। यदि हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी कैसे होते हैं, हमारे स्वपोषी। क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे पादपों में कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि परपोषी होते हैं। जैसे हम बात करेंगे घटपर्णी पादप की, कलश पादप की। ये दूसरे प्लांट्स एनिमल्स को भक्षण करके उनका यूज भोजन के रूप में करते हैं। लेकिन अधिकांशतः पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी। जबकि यदि हम जंतुओं की बात करते हैं तो वो कैसे होंगे, आपके परपोषी। ये अन्य जीवों के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे अंतिम पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा है हमारे पास, जनन का, कि इनमें किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मोनेरा में जनन किस प्रकार का हुआ, संयुग्मन के द्वारा। जब हम जीवाणु के बारे में देखेंगे तब हम वहां पे संयुग्मन की प्रक्रिया देखेंगे कि संयुग्मन किसे कहते हैं। संयुग्मन में दो कोशिकाएं परस्पर संपर्क में आती है और ये वास्तविक लैंगिक प्रकार का जनन नहीं होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका संयुग्मन के ही प्रकार से होगा मुख्यतः जनन, जबकि फंजाई में क्या होता है, हमारे लास्ट में तीनों में वास्तविक लैंगिक जनन होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया ही लैंगिक जनन के होने को बताती है। जब तक निषेचन नहीं होगा हम नहीं कहेंगे कि प्रॉपरली निषेचन होता है। जबकि संयुग्मन यह लैंगिक जनन का प्रकार नहीं है, इसे आप एक प्रकार का परालैंगिक जनन कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने आज जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में देखा और पंच जगत जो पद्धति है उसके बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मोनेरा को ले लिया, इसके एग्जाम्पल्स ले लिए। अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जीवाणु, आर्की जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया, इसमें नीलरहित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे पास जंतु के समान प्रोटिस्टा हो जाएंगे, पादपों के समान प्रोटिस्टा हो जाएंगे, जैसे कि हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड की, क्राइसोफाइटा की, डायनोफ्लैजिलेट्स की, वो सब क्या है आपके प्रोटिस्टा है। कवक में बहुत सारे कवक है हमारे पास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। प्लांटी में हम पादपों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे। जबकि एनिमेलिया में क्या करेंगे, हम कशेरुकी और अकशेरुकी जीव में वर्गीकृत करके इसे इनके विभिन्न आपके पास क्लासेस के बारे में यहाँ पे डिफरेंट स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा जगत से स्टार्ट करेंगे और मोनेरा के लक्षणों को लेते हुए इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।